विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपने इस कहानी को सुना। आज हम आपकी पुस्तक मल्हार से पहले अध्याय की जो आपकी कविता है, इसकी कहानी हमने बताई थी और किस तरह से राहुल अपनी माँ से ज़िद करता है, इसका धीरे धीरे हम अनुवाद करेंगे। सबसे पहले हम उनके शब्दार्थों को करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप शब्दार्थ सीखें और फिर हम इसके अभ्यास को भी करेंगे अगले वीडियो में। तो आइए, आपका समय खराब न करते हुए हम सबसे पहले करते हैं इस कविता का सरलार्थ। सबसे पहले हम कहानी को पढ़ेंगे। वैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको सारी कहानी सुना दी थी। यह कहानी या कविता एक हमारे राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। हमारे देश और विश्व में अनेक कहानियाँ लोग एक दूसरे को सैकड़ों हजारों सालों से सुनाते आ रहे हैं। इन कहानियों को लोक कथाएँ भी कहते हैं। लोक कथाएँ भाई जो ज़बानी सुनाई जाती हैं, लोक कथाएँ होती हैं, आम लोगों के बीच में सुनाई जाती हैं। प्रस्तुत पाठ में भी माँ यशोधरा अपने पुत्र राहुल के कहानी सुनने की जिद को पूरा करने के लिए उसके ही पिता सिद्धार्थ की कहानी सुनाती है। उसका यह कहानी सुनाने का उद्देश्य पुत्र के जीवन में पिता के समान ही प्रेम, न्याय, करुणा का भाव उत्पन्न करना था। यह कविता माँ यशोधरा और बेटे राहुल के बीच संवाद के रूप में रची गई है। राहुल माँ से जिद करता है और उसे एक कहानी सुनाए। माँ एक सुंदर उपवन का दृश्य दिखाते हुए कहानी सुनाती है, जहाँ उसके पिता सिद्धार्थ भ्रमण करने जाते थे। एक दिन अचानक तेज तीर से घायल हंस उनके सामने गिर जाता है। राहुल के पिता उस हंस की रक्षा करते हैं, जबकि शिकारी अपने निशाने का घमंड उसे दिखाता है और कहता है कि हंस पर मेरा अधिकार है। इन दोनों का झगड़ा होने पर वे न्यायालय में पहुंचते हैं। माँ राहुल से पूछती है कि न्याय किसका पक्ष लेगा, तो राहुल ने निर्भय होकर कहा कि न्याय हमेशा दया और रक्षा करने वाले का ही पक्ष लेता है। माँ उसके उत्तर से बहुत खुश होती है। यह कविता दया, करुणा और न्याय जैसे उच्च मानवीय मूल्यों को सरल और संवादात्मक शैली में प्रस्तुत करती है। देखिए किस तरह से हंस को गोद में लिए हुए है और शिकारी उससे अपने हंस की मांग करता है, क्योंकि उसने अपने तीर से उसको मार गिराया है। अब बच्चा अपनी माँ से कहता है पहले पद्यांश में, माँ एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। कहना सुनाना नानी, माँ की माँ, चेट्टी होता है दासी या नौकरानी। तो उपरोक्त पंक्तियों में सिद्धार्थ पुत्र राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहानी सुनाने की जिद करता हुआ कहता है कि माँ उसे एक कहानी सुना दे। इस पर यशोधरा बालक को डांटते हुए कहती है कि क्या उसने यशोधरा को अपनी नानी समझ लिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि बचपन में अक्सर नानी ही बच्चों को कहानी सुनाया करती है, जिस वजह से यशोधरा भी राहुल से यह वाक्य कहती है। बालक कहता है कि उसे तो दासी ने बताया है कि उसकी नानी की बेटी है, इसलिए वह जैसी लेटी हुई है वैसे ही लेटे लेटे कोई कहानी सुना दे, पर कोई ऐसी कहानी सुना दे जिसमें कोई राजा था या कोई रानी थी।
कहने का भाव यह है कि इन पंक्तियों का भाव यह है कि सिद्धार्थ पुत्र राहुल अपनी माँ यशोधरा से किसी राजा और रानी की कहानी सुनने की जिद करता है। अगले पद्यांश की तरफ पढ़ते हैं। तू है हाठी, हाठी मतलब जिद करने वाली, मान धन मेरे, सम्मान ही मेरा धन है। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। कि सुनो, सवेरे सवेरे उपवन में तुम्हारे पिता भ्रमण के लिए गए हुए थे या भ्रमण कर रहे थे। जहाँ सुर भी मनमानी, सुर भी मन को भाने वाली, उपवन में से गुजरने वाली हवा। जहाँ सुर भी मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। हाठी बेटा जिद्दी, मान धन वह धन जिसका मान व प्रतिष्ठा, जो अपने आप इज्जत को ही धन समझता हो। उपवनों में बगीचा और बड़े सवेरे भाई सुबह सुबह प्रातःकाल। तात माने पिता, सुगंधित सुगंधित हवा। भ्रमण करना, घूमना, सैर करना मनमानी इच्छा के अनुसार। देखिए इसका अनुवाद देखते हैं। यशोधरा पुत्र राहुल से कहती है कि वह बड़ा जिद्दी है, परंतु वह ही उसके सम्मान की पूंजी है। यह कहकर के यशोधरा पुत्र राहुल को कहानी सुनाने लगती है कि उसके पिता बहुत सवेरे प्रातःकाल ही बगीचे में भ्रमण करते थे। वहाँ बगीचे में मन के अनुकूल सुगंधित हवा बह रही थी। राहुल भी माँ की बात दोहराते हुए कहते हैं कि मन को अच्छी लगने वाली सुगंधित हवा बह रही थी, यानी माँ की बात को ना दोहरा रहा है, माँ यही कहानी सुना दे। तो इन पंक्तियों से ये स्पष्ट होता है कि माता यशोधरा से पुत्र राहुल कहानी सुनने की जिद करता है और पिता सिद्धार्थ की कहानी माँ सुनाने लगती है और राहुल भी उस कहानी को ध्यान लगा करके सुनता है। अध्याय पद्यांश 3। वर्ण वर्ण के फूल खिले हैं। वर्ण वर्ण होता है बेटा रंग बिरंगे अलग अलग रंगों के। झलमल कर हिम बिंदु झिले हैं। झलमल कर झिलमिलाते हुए, हिम बिंदु भाई जमी हुई बर्फ या ओस या पाड़ा। लहराता था पानी और मानो उन पर पानी लहरा रहा हो। हाँ हाँ यही कहानी। लहराता था पानी, पानी लहरा रहा था। यशोधरा कहानी सुनाते हुए उस बगीचे की सुंदरता का वर्णन करती है जिसमें सिद्धार्थ घूमने जाते थे। बगीचे में रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए थे। उस बगीचे में फूल पत्तों पर ओस की बूंदें जमी हुई थी जो उषाकालीन किरणों के स्पर्श से झिलमिला रही थी। यानी सूर्य की किरणें जब ओस की बूंदों पर पड़ रही थी तो ओस की बूंदें और अधिक चमक रही थी। प्रातःकालीन हवा के हल्के झोंकों से ओस की बूंदों से मिश्रित फूल और पत्ते चमक रहे थे। इन कोमल झोंकों से तालाब के पानी में लहरें उठ रही थी। राहुल कहानी सुनते हुए कहने लगा कि माँ यही तो कहानी सुना दो, मैं यही कहानी तो सुनना चाहता हूँ। गाते थे खग कल कल शवर में। पक्षी, ये कल कल करने की पक्षियों की आवाज़ होती है, यानी पक्षी अपनी मधुर ध्वनि में गा रहे थे। सहसा एक हंस ऊपर से अचानक, सहसा मतलब अचानक, एक हंस ऊपर की ओर से आकर गिरा। बिद होकर खर सर से, बिद होकर के बिंद करके, खर मतलब तीखा तेज, सर माने बाण, यानी तेज बाण से बिंधा हुआ होकर के नीचे गिरा। हुई पक्षी की हानि, यानी पक्षी की मौत होने वाली थी। हुई पक्षी की हानि, और ये कहानी करुणा भरी कहानी। इनके शब्दार्थ वैसे मैंने बता दिए हैं। खग पक्षी, कल कल पक्षियों की मधुर ध्वनि, सहसा अचानक, बिद
घायल होकर के, खर तेज सर बाण, पक्ष पंख, हानि हानि, करुणा दयालुता। अब इसके सरलार्थ को देखिए। यशोधरा शिकारी के बाण से घायल हंस की दशा के मार्मिक ढंग से वर्णन करते हुए कहती है कि सवेरे यानी प्रातः ही पक्षी अत्यंत मधुर स्वर में ध्वनि करते हैं। अचानक ही ऊपर से एक हंस नीचे गिर पड़ा। उस हंस पर किसी ने बाण से प्रहार किया था और उसके पंख पर बहुत अधिक चोट आई थी। यह सुनते ही बालक राहुल कह उठा कि एक पंख पर चोट आई थी। यह कहानी तो करुणा और दयालुता से भरी हुई है। कहने का भाव यह है कि हंस के चोटिल होने की बात सुनकर के राहुल का मन भी करुणा से भर गया। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। जैसे ही हंस जमीन पे गिरा तो चौंक करके सिद्धार्थ ने उस हंस को उठा लिया और उसके हाथों के स्पर्श से ऐसा महसूस हो रहा था मानो हंस को नया जीवन मिल गया हो। इतने में आखेटक आया, यानी इतनी देर में शिकारी है वो वहाँ पहुँच गया। लक्ष्य सिद्धि की मानी और अपने लक्ष्य साधने के अभिमान की बात करते हुए कोमल कठिन कहानी, कोमलता पूर्वक इस कहानी को बता रहा था। चौंकना अचंभित होकर के आश्चर्य से उन्होंने यानी कि सिद्धार्थ ने सा मानो आखेटक शिकारी, लक्ष्य सिद्धि, निशाना साधने में मिली सफलता, मान्य माने घमंड करने वाला, कोमल कठिन यानी कोमल और कठोर भाव से परिपूर्ण। पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। यशोधरा सिद्धार्थ द्वारा हंस को उठाने व शिकारी के आ जाने की बात बालक राहुल को बताती हुई कहती है कि अचंभित हुए सिद्धार्थ ने घायल हंस पक्षी को उठा लिया। हंस को लगा मानो उसने फिर से नया जन्म प्राप्त कर लिया है। इसी बीच वह शिकारी वहां आ गया जिसने उस पक्षी को घायल किया था। उसे इस बात का घमंड था कि उसका निशाना सफलतापूर्वक लगा है। कहानी सुनता हुआ राहुल कहने लगा कि उस शिकारी को अपने लक्ष्य पर अभिमान था। निश्चित रूप से यह कहानी कोमलता के भाव लिए हुए है और अति कठोर भाव को प्रदर्शित कर रही है। कहने का भाव यह है कि इन पंक्तियों के से सुनने से सिद्धार्थ पुत्र राहुल में भी दया के भाव का दर्शन होता है। मांगा उसने आहत पक्षी, आहत जो चोटिल हो गया था ना, क्रोध से जो करा रहा था दर्द से, उस पक्षी को की मांग करने लगा। तेरे तात किंतु थे रक्षी, लेकिन तुम्हारे पिता तो उसकी रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो भी था खगबक्षी पक्षियों को मारकर खाने वाला, हट करने की ठानी, उसने जिद्दी की, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी, अब कहानी और आगे बढ़ चली, बात दूर तक फैल गई। आहत माने घायल भाई, तेरे तात यानी तुम्हारे पिता, रक्षी रक्षक करने वाला, खगबक्षी पक्षियों को खाने वाला, ठानी निश्चय किया। यशोधरा आगे कहानी सुनाते हुए कहती है कि उस शिकारी ने उस घायल हुए पक्षी की मांग की, परंतु राहुल के पिता सिद्धार्थ ने उस पक्षी के जो रक्षक थे अर्थात उन्होंने रक्षा की थी, उसे पक्षी नहीं देना चाहते थे। तब उस शिकारी ने उस घायल हुए पक्षी को हठपूर्वक प्राप्त करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि वह तो पक्षियों को खाने वाला था। यह सुनकर राहुल कहने लगा कि उस शिकारी ने उस घायल पक्षी को रक्षक से हठपूर्वक प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। अब तो यह कहानी और भी आगे बढ़ती जा रही है। कहने का भाव यह है कि सिद्धार्थ उस पक्षी को बचाना चाहते थे और शिकारी उसको खाना चाहता था। विवाद हुआ सदय निर्दय, यानी दया से रहित, और दया सदय दयालु, निर्दय जिसमें दया नहीं है। अभय अग्रही थे सब विषय में, अभय भय से, उभय मतलब दोनों तरफ,
आग्रह करने वाले। सब विषय में, इस विषय में गई बात तब न्यायालय में, सुनो सभी ने जानी। और ये आपस में झगड़ा होते होते उनकी बात है वो न्यायालय में पहुंच गई। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी, कहानी बहुत आगे बढ़ गई। विवाद भाई, वाद विवाद या झगड़ा सदय निर्दय में मिलो, दयावान और दया से रहित व्यक्ति में, उभयमान दोनों तरफ, आग्रह माने आग्रह करने वाला और अडिग रहने वाला। सब विषय भाई अपने विषय में, जानी ज्ञात हुआ, व्यापक हुई फैल गई विस्तृत हो गई। तो व्याख्या होगी इसकी। वैसे हमने व्याख्या साथ साथ हम करते जा रहे हैं, लेकिन मैं दोबारा आपको है ना इसकी व्याख्या बता रहा हूँ सिलसिलेवार। आगे यशोधरा राहुल को कहानी सुनाते हुए बताती है कि उस पक्षी को लेकर के दयावान सिद्धार्थ और निर्दयी शिकारी के बीच वाद विवाद बढ़ने लगा। दोनों ही अपने अपने विषय पर अथवा अपने अपने पक्ष पर अडिग थे। तब यह वाद विवाद न्यायालय में चला गया। सभी ने इस विवाद के बारे में सुना और पूरी घटना को जान लिया। राहुल ने इस विषय को दोहराते हुए कहा कि तब तो यह कहानी और अधिक विस्तृत नहीं फैल गई होगी। अंतिम पैरे की तरफ बढ़ते हैं। राहुल तो निर्णय कर इसका। अब माँ है वो राहुल से पूछती है कि तुम बताओ, यदि तुम उसकी जगह होते तो क्या फैसला देते? न्याय पक्ष लेता किसका? तुम न्याय किसका पक्ष लेते? कह दे निर्भय जय हो जिसका, यानी भय से रहित होकर तुम इसका फैसला कर दो। सुन लूँ तेरी बानी, मैं तुम्हारी वाणी से सुनना चाहती हूँ कि तुम इसका कैसे फैसला करोगे। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कह माँ मैं क्या बताऊँ, मैं तो तुम्हारे मुख से ही ये कहानी सुनना चाहता हूँ। निर्णय भाई, हल या समाधान निर्भय निडर होकर के वाणी बोली वचन बात। यशोधरा कहती है कि राहुल अपने अनुसार इस घटना का समाधान करते बताएं कि न्याय किसका पक्ष लिया करता है, रक्षक का या भक्षक का। बिना किसी डर के कह दे कि इस विवाद में किसकी विजय होगी। इस विषय पर यशोधरा राहुल के वचन सुन लेना चाहती है कि माँ की बात सुनकर के राहुल कहने लगा कि इस विषय में वह क्या बात कर सकता है, वह तो कहानी सुन रहा है। अंतिम की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे। यानी कोई निरपराध व्यक्ति को मारना चाहता है या निरपराध प्राणी को मारना चाहता है तो कोई उबारने वाला मतलब बचाने वाला कौन नहीं होगा। रक्षक या भक्षक, यानी जो बचाने वाला होगा वो रक्षक होगा या भक्षक होगा। न्याय दया का दानी, वो न्याय के पक्ष में होगा या अन्याय के पक्ष में होगा। तूने गुण कहानी, यानी कि तुम इस कहानी का सारांश लो। निरपराध होता है भाई अपराध न करने को, और उबारे मन रक्षा करे, वारे निछावर किया जा सकता है। दानी देने वाला, गुणी समझ ली। व्याख्या। यशोधरा कहानी का अंत करते हुए कहती है कि जब कोई व्यक्ति किसी निर्दोष को मार रहा है तो कोई अन्य व्यक्ति उसके बीच में क्यों नहीं आएगा। हर कोई व्यक्ति निर्दोष की रक्षा अवश्य करेगा। इस तरह ऐसे रक्षक के ऊपर अनेक भक्षकों को निछावर किया जा सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि भक्षक है वो रक्षक से श्रेष्ठ होता है। न्याय देने वाला दयावान ही भी श्रेष्ठ होता है। राहुल ने यह सब सुना कि न्याय देने वाला दयावान श्रेष्ठ होता है। तब उसकी माँ यशोधरा कहने लगी, अब तो निश्चय ही तुमने कहानी के वास्तविक अर्थ को ठीक से समझ लिया होगा। कहने का भाव यह है कि भाई रक्षक से भक्षक हमेशा नीचे होता है और रक्षक हमेशा ऊपर होता है। यही इसके आज की कविता का कहानी का निष्कर्ष है। और माँ कहे कहानी कविता में सिद्धार्थ पुत्र राहुल माँ यशोधरा से अपनी कहानी सुनने की जिद करता है और माँ यशोधरा उसे अपने पिता की कहानी सुनाती है, जिसका उद्देश्य था कि माँ अपने पुत्र के भीतर पिता के समान न्यायप्रिय, प्रेम, करुणा जैसी भावना का संचार करना चाहती थी। यह लेख
जिसमें कविता की शब्दार्थ सहित व्याख्या का पाठ सम्मिलित है, जो विद्यार्थियों के लिए परीक्षा के लिए सहायक है। तो आप बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। अगले वीडियो में हम करेंगे इस पाठ के अभ्यास को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।